भारत में 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया गया। ब्रिटिश काल था उस वक्त। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पहला बजट पेश किया था। एक औपचारिक व्यवस्था एक तरह से बनाई। कर पहले भी होते थे, लगान लगाते थे, और पूरी एक औपनिवेशिक व्यवस्था जो थी उसमें जनता पर जितना भार डाला जा सकता है वो डाला जाता था। और पहला जब बजट पेश किया उसमें भी इनकम टैक्स की जो अवधारणा थी उसको शामिल किया गया, और ये एक सिलसिला चला। और उसके बाद 1925-26 के बाद में रेल बजट जो है वो अलग से पेश होने लगा, और ये परंपरा एक तरह से बन गई। आज़ाद भारत में जब पहला बजट 1947 में पेश हुआ तब ये परंपरा कायम रही कि रेल बजट अलग से होता था और मुख्य बजट अलग से होता था। बाद में रिकमेंडेशंस आई, कुछ कमिटीज़ बनी, और बिबेक देबरॉय जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि जो कॉलोनियल हमारा पास था उसके जो ट्रेसेस हैं उन्हें बरकरार रखने से कोई पर्पस जो है हमारा सर्व नहीं होता है। तो 2019 से रेल बजट और मुख्य बजट दोनों साथ में पेश किए जाने लगे, और एक तरह से जो पुरानी परंपरा है वो टूटी। लेकिन आज धरातल में जिस बजट की हम आपसे बात करेंगे वो है जेंडर बजट। जेंडर बजट का अलग से जिक्र हमने नहीं सुना है। बजट जब पेश होता है तब भी उसका कोई डिस्क्रिप्शन उस तरह से नहीं दिया जाता है, उसका कोई खाका पेश नहीं किया जाता है। लेकिन एनुअल प्लान में इसे अलग से दर्शाया जाता है। जो मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, वो अपना जो एनुअल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें ये अलग से अब शामिल होने लगा है। तो भारत सरकार के 37 मंत्रालय और विभाग ऐसे हैं जो जेंडर बजट का एनुअल स्टेटमेंट अब प्रेजेंट करते हैं। अब क्या पृष्ठभूमि है, क्या जेंडर बजट है, क्यों इसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया गया, और क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले तो ये समझें कि जो बजट होता है वो एक तरह से खाका होता है, एक दृष्टि होती है, एक विज़न होता है सरकार का कि कहाँ पर, किस मद में, किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या आगे की दिशा रहेगी, क्या सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं, ये सब कुछ बजट में शो होता है। और बजट जो होता है उसमें अगर हम जेंडर के कंपोनेंट की बात करें तो उसको कहते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। यानी महिलाएं, बच्चियां, उनकी सुरक्षा, शिक्षा, रोज़गार, कौशल, स्वास्थ्य, ये जो सारे मुद्दे हैं उससे सीधे सीधे जुड़े हुए, उनको लेकर सरकार जो विज़न अपना तैयार करती है या जो प्लानिंग करती है उसमें उसके लिए क्या प्रावधान रखा है, इसको शो करने का, इसको दर्शाने का तरीका होता है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। यानी बच्चियों, युवतियों और महिलाओं का जो एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, और एम्पावरमेंट से भी आगे की बात हम कहते हैं सक्षमीकरण की, उसको सक्षम बनाना, उसमें जो खर्चा होना है उसका कौशल बढ़ाने के लिए, सेहत में, पढ़ाई में अवसर उसके लिए जो हमें क्रिएट करने हैं, उस पर जितना निवेश सरकार करती है मंत्रालयों के माध्यम से और विभागों के माध्यम से, तो वो हमें पता लगता है जेंडर रिस्पॉन्स हमारा किस तरह से है। भारत जैसे जैसे आर्थिक तौर पर दुनिया भर में अपनी एक ताकत जो है उसने कायम की है, भारत ने दुनिया भर में आर्थिक मायने में अपनी मजबूती दिखाई है, और उसमें महिलाओं की जो श्रम में भागीदारी है वो भी एक बहुत बड़ा पैमाना होता है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। तो ये सही बात है कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें महिलाएं कमाई करने का मामले में, श्रम में, विज्ञान का विषय हो, कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ अभी तक केवल पुरुषों का ही वर्चस्व हो, जैसे सेना है, उद्यम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर नेतृत्व क्षमता में या नेतृत्व की भूमिका में कितनी दिखाई देती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी देश की आर्थिक ताकत और मानसिक सेहत, ये दोनों को दर्शाने का एक तरह से पैमाना है जेंडर रिस्पॉन्स बजट। अब इसे हम संविधान और नीति निर्देशक तत्व जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारा संविधान ये कहता है कि भाषा, लिंग, वंश, किसी भी आधार पर, जाति, मज़हब, किसी भी आधार पर भेदभाव जो है नागरिकों के बीच में नहीं होगा। लेकिन भेदभाव तो होता रहा है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव पिछले 250-300 सालों में हमारा जो रहा है, उसको देखते हुए जब संविधान हमारा बना तो उसमें आर्टिकल 15(3) की एक व्यवस्था की गई, और उसको हम एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और वो एक तरह से फेवर करने की बात है कि बच्चों और महिलाओं के लिए संविधान ये कहता है कि अगर ज़रूरत हो कि पॉलिसी का झुकाव या किसी जो दायरे हैं उसको तोड़कर उसको और अधिकार देने की अगर आप बात करें तो वो
मानी जा सकती है, संविधान इसकी इजाज़त देता है। और इसीलिए जब जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट या जीआरबी की हम बात करते हैं तो ये एक पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर हम हज़ारों साल का इतिहास देखें तो हमारी वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में कहीं भी उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट और भेदभाव नहीं दिखता है कि महिलाएं ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। तो वो भेदभाव की परिकल्पना हमारे यहाँ नहीं थी। लेकिन जो 250-300 का साल का जो इतिहास है हमारा, उसमें ये जो भेद पैदा हुआ और उसकी वजह से जो विषमताएं आई, डिस्पैरिटी आई, वो बहुत ऐसी बात है कि जिस पर कि ध्यान देने की ज़रूरत महसूस होनी शुरू हुई। साल 1988 और 2000 के बीच में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बना, उसमें एक तरह से ये तय हुआ कि देश को किस दिशा में आगे जाना है, उसका एक खाका होता है। तो वो जो पर्सपेक्टिव प्लान था उसमें महिलाओं की को जो ऐतिहासिक तौर पर जो घुटन और जो दबाव महिलाओं के हिस्से आया, उससे कैसे निकाला जाए, इसकी बात थी। और जो कुल अनुशंसाएं, जो रिकमेंडेशन इस प्लान ने पेश की, उसमें से 355 महिलाओं पर फोकस थी, जिसमें यूसीसी की बात थी, उसके संपत्ति के अधिकार की बात की गई। फीमेल फिटिसाइड जो है वो बहुत ऐसा मामला बन गया जो भारत के लिए कोई अभिमान की बात नहीं है कि बच्चियां कोख में मारी जाती हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। फीमेल इन्फेंटिसाइड है, पैदा होते ही जो बच्चियों को मारा जाता है। दहेज के लिए जो प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारे जो मामले थे उनको लेकर रिकमेंडेशंस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में आई, और उसकी रिपोर्ट जब आई उसके बाद में भी उस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ। 2001 में लेकिन नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ये एक तरह से उस आधार पर जो रिकमेंडेशंस आई थी उसके आधार पर एक नेशनल पॉलिसी बनी जो बजट की प्रक्रिया को जेंडर के नज़रिए से देखने की बात उसने पहली बार की, और इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी में बात कही गई। अब जब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो अब ये ऐसा होता ही है कि पूरी दुनिया भर में डिस्कोर्सेस चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही होती है। और ये क्योंकि महिलाएं पूरी दुनिया भर में स्थिति अगर हम देखें तो कमोबेश एक ही सी स्थिति में रही हैं ऐतिहासिक तौर पर। तो वो जो प्रताड़ना, जो घुटन उनके हिस्से आई, उससे निकालने के लिए पूरी दुनिया में ये बात हुई कि जेंडर बजट होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था 1982 में जब उसने जेंडर बजट का प्रावधान किया। उसके बाद 1987 में साउथ अफ्रीका ने अपनाया, फिर उसके बाद युगांडा ने, तंजानिया ने, ये सारे देश थे जो एक एक करके जेंडर बजट के प्रावधान को शामिल करते गए। और 2011-12 तक आते आते करीब 80 देश ऐसे हो गए दुनिया भर में जिन्होंने कि जेंडर बजट को अपना लिया। लैटिन अमेरिका में ये जो एक्सपेरिमेंट हुए जेंडर बजट को लेकर, उसका जब आकलन किया गया और देखा गया कि जब महिलाओं की कमाई पर और उसके रोज़गार पर जब फोकस किया गया तो उसका आउटकम ये था कि 50% तक जो महिलाएं हैं उनकी आय बढ़ गई, और जो जीडीपी था देश का उसमें 5% तक का इजाफा हुआ। इसी तरह से केन्या जो देश है वहाँ पर भी जब ये देखा गया कि इक्वलाइज़ किया गया महिलाओं की शिक्षा और उसको जो एक्सेस थी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, एग्रीकल्चर असिस्टेंस थी, उस तक उसकी पहुंच महिलाओं और पुरुषों की जब बराबर की गई तो उसका भी असर ये हुआ कि जो महिलाएं थी उनका ख़ासतौर से जो किसान थी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 20% तक बढ़ गई। धरातल के कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने महिला किसानों की भी बात की है। भारत में 32% महिला किसान हैं और 70 से 80% हमारे यहाँ खेतों में जो काम होता है वो महिलाओं के बूते ही होता है। तो संसाधनों में अगर हम अच्छा निवेश करेंगे, महिलाओं पर अगर हम फोकस करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल जीडीपी उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आकलन में एस्टैब्लिश हो चुका है। जब पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था तो पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था हमारे यहाँ थी, 5-5 साल की योजनाएं बना करती थी और उसमें एक तरह से देश का विजन हुआ करता था कि किस दिशा में नीतिगत तौर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1979 का जो कालखंड था उसमें ये तय हुआ कि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। हमारा जो अप्रोच था वेलफेयरिज्म का था, और उसके आने वाली जो योजनाएं हैं छठी पंचवर्षीय योजना से यानी 1980 से इस बात की शुरुआत होती है कि हम कल्याणकारी योजनाओं से सशक्तिकरण पर शिफ्ट होते हैं। तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट था वेलफेयरिज्म से एम्पावरमेंट की तरफ,
ये बहुत बड़ा शिफ्ट था और इसी का नतीजा था कि आने वाले दौर में ये फोकस किया गया कि जो पीछे छूटे हुए तबके हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन पर बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको लेकर ख़ास तौर से उनके एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देना पड़े। तो ये अलग से जेंडर बजट की जब बात होती है, वो आते आते 8वें जो प्लान था हमारा, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें बात होती है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जब आती है तो उसमें पहली बार जेंडर कंपोनेंट को रणनीतिक तौर पर अपनाते हुए महिलाओं के जो सेक्टर्स हैं, महिला संबंधी जो इश्यूज़ हैं, उसको लेकर कहा जाता है कि 30% तक का निवेश आपको करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट 9वीं पंचवर्षीय योजना से जेंडर बजट के संदर्भ में ये बात आती है और मजबूती से वो मुख्य धारा में खड़ी दिखे। इसको लेकर जब ये बहस शुरू होती है तो 2005 और 6 के आसपास जो है जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है, जो मंत्रालय और विभागों को जो मैंडेट दिया जाता है, उसमें उनका एनुअल बजट में ये शामिल होने लगता है और जेंडर बजट जो स्टेटमेंट है, GBS जिसे कहते हैं, वो पेश किए जाने लगता है। अगर हम राज्यों के नज़रिए से देखें तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा एक पहल करता है नए चीज़ों को अपनाने की। तो उड़ीसा ने जेंडर बजट का जो कंपोनेंट है वो 2004 से ही, यानी 5 और 6 से तो केंद्रीय स्तर पर अपनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा उसे पहले ही अपना लेता है। उसके बाद त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, कर्नाटक है, लक्षद्वीप है, ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो इसे अपनाना शुरू करती हैं। और इसके बाद 2011-12 तक करीब करीब सारे राज्यों में ये एक व्यवस्था बनने लगती है कि जेंडर बजट अलग से तैयार किया जाए। भारत सरकार का महिला विकास मंत्रालय 2015 में 109 पन्नों की एक हैंडबुक तैयार करता है ताकि सारे राज्यों को ये बताया जा सके कि कैसे जेंडर बजट तैयार करना है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, किस तरह से इसको क्रियान्वित करना है, क्या इसके असर देखे जाने चाहिए। तो ये पूरा जो खाका, क्योंकि राज्यों में इसे औपचारिक तौर पर तो अपना लिया गया था, लेकिन उसकी एक तरह से मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था या क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो 2015 में जाकर ये बुकलेट तैयार होती है और उसके बाद भी कोई नतीजा जब नहीं निकलता है, निर्देश जाते हैं, सर्कुलर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उसका कोई उस तरह से आकलन नहीं हो पाता है जेंडर बजट के कॉन्टेक्स्ट में, तो 2018 में फिर ये होता है कि भारत सरकार सभी राज्यों को एक जेंडर बजट तैयार करने के निर्देश जारी करती है, सख्त निर्देश देती है। 2021 तक आते आते 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना शुरू करते हैं और GBS की तैयारी जो है अपने अपने स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तैयार किया जाने लगता है। अब जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, जिसे हम GRB कह रहे हैं, वो सरकार के बजट को एक तरह से जेंडर के आईने से देखने की बात तो है ही। तो ये जो पूरी मैपिंग होती है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में वो हिस्सा है जिन योजनाओं पर जो खर्च होता है वो 100% केवल महिलाओं के लिए ही होता है, जैसे मातृत्व अवकाश योजनाएं जिसका लाभ केवल महिलाएं ही उठा सकती हैं, वो पार्ट A में जाता है। और बाकी का जो हिस्सा है, यानी 30% से 99% तक का जो बजट है, अगर महिलाएं भी उसकी लाभार्थी हैं, वो भी उसमें बेनिफिशियरीज़ हैं, तो वो पार्ट B में शो किया जाता है। तो इस तरह से जेंडर बजट के 2 हिस्से होते हैं। जेंडर बजट में अब तक की जो हिस्सेदारी देखी गई है, अगर हम पूरे बजट के आईने से देखें, तो 4 से 6% के बीच में जेंडर बजट का हिस्सा रहता है। अब ये बढ़ता है, बढ़ा भी है पिछले सालों में, लेकिन असल बात ये होती है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग और उसके आउटपुट का आकलन किस तरह से किया गया है। भारत सरकार को दिशा देने वाला जो नीति आयोग है, उसने अपना एक ऑफिस है जिसको कि डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिस कहते हैं। उसने 2012 में एक कॉम्प्रिहेंसिव जेंडर बजट एक्ट और नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन, इसकी पैरवी उन्होंने की, नीति आयोग ने। और इसके बाद से बात और मजबूती से होने लगी कि जेंडर बजट की अहमियत क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है इस बजट की, क्यों इसे महिलाओं की उन्नति और देश की आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो आज भारत सरकार के 43 मंत्रालय, विभाग, यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जो कि जेंडर बजट तैयार करते हैं, जेंडर बजट स्टेटमेंट जारी करते हैं
और पार्ट ए में जो खर्च करने वाले जो विभाग और मंत्रालय और यूटीज़ हैं वो 22 मंत्रालय और विभाग हैं और 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो 100% जो बजट है अपना वो पार्ट ए में शो करती हैं। इसके साथ ही 31 मंत्रालय और विभाग और 4 यूटीज़ ऐसी हैं जो कि पार्ट बी में उसको शो करती हैं। तो यानी 30 से 99% जो खर्च किया जाता है महिलाओं पर। और जिन योजनाओं और प्रोग्राम्स में 30% से कम का जो हिस्सेदारी है वो जो नॉर्मल सभी को एड्रेस होता है जो बजट, उसमें शामिल होता है। साल 2023-24 में अगर हम देखें तो यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट जो है उसका कुल 5% जेंडर बजट हुआ करता था। 2024-25 में ये बढ़कर 6.5% हो गया, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई। और जो बढ़ोतरी हुई उसमें 87% की जो हिस्सेदारी करने वाले मंत्रालय और विभाग है वो कुल 7 है, जिसमें गृह मंत्रालय है, आईटी मिनिस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, एमएसएमई है, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है, और इसके साथ ही 2 विभाग हैं, एक तो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और रूरल डेवलपमेंट विभाग। ये कुल मिलाकर जो 7 मंत्रालय और विभाग हैं ये 87% खर्च जो है वो इनके बूते होता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में जेंडर बजट अपना पेश करना शुरू किया है और 2023-24 में अगर हम देखें तो जेंडर बजट 2,23 करोड़ के आसपास था और 2024-25 में ये बढ़कर हो जाता है 3.03 लाख करोड़। तो ये बढ़ोतरी जो है वो उसको सराहा जाना चाहिए कि जेंडर बजट में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है महिलाएं, बच्चियां, युवतियां, उनसे संबंधित योजनाओं और प्रोग्राम्स पर। और सारे जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं वो अब इस बात पर और थोड़ा सा जोर दें कि उसकी एक रिपोर्ट कार्ड या उसका एक तरह से आकलन और इवैल्यूएशन जो है वो जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये लगातार जाहिर होता है कि जो आप खर्च करते हैं या खर्च करने का दावा करते हैं, एलोकेशंस करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम है। तो इस नज़रिए से जेंडर बजट का आकलन होना चाहिए, तो महिलाओं की और बच्चियों की जो स्थिति है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें बेहतरी होगी और आने वाले दौर में हमें लगता है कि जो इक्विटी की बात दुनिया भर में हो रही है उसमें भी भारत आगे नज़र आएगा।